इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। कार्यक्रम को सुन रहे सभी किसान भाइयों और बहनों को स्वाति जैन की राम राम। किसान भाइयों, अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश भला किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस वर्ष अभी तक औसत बारिश हो रही है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि कम बारिश से फसल की वृद्धि का रुक जाना, पैदावार पे भारी गिरावट का होना, मिट्टी की नमी समाप्त होना, पशुओं के चारे की समस्या। ऐसी ना जाने कितनी समस्याएं हैं जिससे हमारे किसान भाई परेशान होते रहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बदलते मौसम में आज हमारा विषय है वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून एवं मौसमी बदलावों का कृषि पर असर। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज इस विषय से जुड़ी किसी भी तरह की जिज्ञासाओं और समस्याओं का हल जानने के लिए और अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आप हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। तो फिर देर कैसी, अपना मोबाइल उठाइए और लगाइए हमें फ़ोन। हमारे आकाशवाणी स्टूडियो का नंबर है 8989116346। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 8989116346। और इसके अलावा किसान भाइयों, आप हमें अपने सवाल कार्यक्रम के पूर्व व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ऐप नंबर है 8602262263। किसान भाइयों, आज आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए इस वक्त आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव, जिला छिंदवाड़ा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना तकनीकी अधिकारी डॉक्टर संत कुमार शर्मा जी, जिससे आज हम चर्चा करेंगे वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून एवं मौसमी बदलावों का कृषि पर असर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हम आपसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जी जी, तो आप हमारे किसान भाइयों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन क्या है इस बारे में बताएं। जी, जैसे कि मैडम बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पहला ही किया है। जी जी, एक बड़ा हम आजकल प्रश्न सुन रहे हैं जलवायु परिवर्तन। जी जी, दो टर्म्स होते हैं, एक मौसम, एक जलवायु। मौसम जो दिन प्रतिदिन का हमारा परिवर्तन आता है, इसे हम मौसम का कहते हैं। लेकिन जब ये परिवर्तन लंबे समय तक चले, जैसे बारिश, तापमान, जब ये लंबे समय तक इसमें परिवर्तन आए तो उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जो तुरंत का परिवर्तन होगा, मौसम का तुरंत के परिवर्तन को हम मौसम का परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जब ये मौसम का परिवर्तन लंबे समय तक कांस्टेंट चले, जैसे टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी आना, रेनफॉल का लगातार बढ़ना या कम होना, इसे हम जलवायु का परिवर्तन कहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा आपने हमारे किसान भाइयों को जवाब दिया। और डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न ये है कि अनियमित मानसून का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी जी, बिल्कुल। जैसे इस वर्ष देखा जाए तो कृषि के दृष्टिकोण से हम देखें तो मानसून में थोड़ी सी अनियमितता है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि इस बार एक अल नीनो बहुत हम सुनने में आ रहा है। जी, अल नीनो की स्थिति बन रही है। कुछ जगह ऐसा भी देखा जा रहा है कि सुपर अल नीनो भी हमारे यहाँ आ सकता है। तो जब हर 3 साल में एक बार ला नीनो, एक बार अल नीनो की स्थिति होती है। जब अल नीनो की स्थिति निर्मित होती है तब हमारे पास कम बारिश होगी और ठंड हमारे यहाँ कम पड़ेगी। लेकिन जब वो ला नीनो की स्थिति होती है तो इसमें बारिश अच्छी होगी और ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। पर इस बार हमारे यहाँ अल नीनो है, तो कुछ जगह सुनने में कि अल नीनो की जगह हमारे यहाँ पर सुपर अल नीनो भी आ सकता है। सर, मुझे यहाँ ना आपकी बात जो है यहाँ रोकनी पड़ेगी। और देखिए ना, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। जी जी, तो हम उनसे जुड़ जाते हैं। जी जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो जी भैया, राम राम। आप कहाँ से बोल रहे हैं। दीदी, मैं ग्राम बमनी लाला, पोस्ट परसोली, तहसील चौरई से बात कर रहा हूँ दीदी, सतीश रघुवंशी। जी जी जी, तो आपका प्रश्न क्या है, हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपका प्रश्न सुन रहे हैं। हेलो जी जी, डॉक्टर साहब को दीदी मेरी ओर से नमस्कार जी मिले। जी, जी नमस्कार भैया।
सर मेरा ये प्रश्न है कि सर अभी हमने मक्के की फसल लगाए हैं सर जी, और बारिश भी बहुत हो गई है, खेत में पानी भरा हुआ, तो सर मैं ये बोल रहा कि उसको हम निकासी कहाँ से दे, कैसी दे कि मतलब दूसरी फसल को ज्यादा मतलब दिक्कत न बने। पहला प्रश्न सर ये मेरा है। और दूसरा प्रश्न एक है सर कि पानी के कारण सर मक्के में पीला पीलापन हो रहा है सर, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें कौन सी दवाई का छिड़काव करें जिससे उसका पीलापन दूर हो जाए सर। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। चूँकि लगातार बारिश हो रही है तो जो जी हमारे यहाँ मक्के की सोइंग है वो रेस्ड बेड या फिर रिज फरो पद्धति पे होती है। तो इस स्थिति में जल निकासी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हम पहले से नाली बना के बो रहे हैं। आपने भी जल जी निकास उसे उसको वैसे ही बोया होगा रेस्ड बेड पद्धति से। तो जो भी एक सर। हो, आप ये मत देखिए कि मेरे पौधे नाश होंगे कुछ, या जब हम बहुत बड़े एरिया में एकदम पानी भर रहा तो 1 से 2 नाली में आपको जल निकास जहाँ ढाल के अनुरूप आपको, चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो, आपको उसको काट के जहाँ भी आपको जल का ढाल हो आपके खेत की ओर निकासी उस ओर आपको देनी होगी। और मेड़ों पे यदि आपके मेड़ ऊंची है तो मेड़ों को फोड़ के थोड़ी सी नाली बनाना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि उससे खेत बहेगा तो आप थोड़े पत्थर वहाँ डाल सकते हैं। जल निकासी आप जब तक नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार की दवा का स्प्रे कर लें, आपकी क्रॉप उतनी जल्दी स्टैंड नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी फसल बिल्कुल छोटी है, मतलब ये मान के चल सकते हैं शिशु अवस्था में है। ऐसी स्थिति में भी यदि थोड़ा भी जल भराव होता है तो प्रॉब्लम, ये वाली परेशानी आपको आएगी। तो आप जैसे ही जल निकासी के बाद जैसे ही मौसम साफ़ होता है तो आप उसमें यूरिया का जो फर्स्ट डोज है लगभग 35 से 40 किलो प्रति एकड़ की दर से आप नॉर्मल यूरिया और साथ में जिंक सल्फेट लगभग 5 किलो प्रति एकड़, यदि आप हर साल डालते हैं तो 3 एकड़, यदि आपने पहले नहीं डाला है 3 किलो डालेंगे, यदि पहले नहीं डाला है तो 5 किलो प्रति एकड़ आप यूरिया के साथ मिला के जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू सर जी। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छे से मिल गया होगा। चलिए डॉक्टर साहब, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम आपसे पूछ रहे थे कि अनियमित मानसून का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, तो हम अपनी बात को जारी जी रखते हैं। जैसे कि हम अल नीनो पे हमारी जी, चर्चा जी, हो रही जी, थी। हाँ। तो क्या होता है कि जब प्रशांत महासागर में जब एकदम टेम्परेचर बढ़ता है, वहाँ का पानी का टेम्परेचर जी। यदि 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ता है तो हम उसे अल नीनो कहते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका की ओर से, दक्षिण अफ्रीका से हवा आती है एशिया की ओर, पर यदि ऐसी कुछ स्थिति बनती है जो हमारी हवाएं होती हैं वो वहीं पर रुक जाती हैं, वो तेज़ी से हमारी ओर आ नहीं पाती हैं। जब तेज़ी से हवा नहीं आती तो मानसून कहीं ना कहीं डिले हो जाता है या धीमा पड़ जाता है। पर वही स्थिति जब 2 से 2.5 डिग्री यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसे हम सुपर अल नीनो की स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ क्या मतलब बहुत ही कम आ पाती हैं, तो वैसी स्थिति अभी निर्मित नहीं हो पा रही है। हालांकि हाँ, हम छिंदवाड़ा जो हमारा ज़िला है ये हम लेस रिस्क जोन में, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ना तो सर्दी आती है, ना बाढ़ का खतरा है और ना ही सूखे का है। जी, जी। तो हमारे यहाँ उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। पर हाँ, मानसून अनियमित थोड़ा सा है, ये है कि उस पर उस हिसाब से हमको अपनी कृषि क्रियाएं करना पड़ेगा। जी बहुत ही अच्छा जवाब दिए सर आपने हमारे किसान भाइयों को। मेरा अगला सवाल है सर आपसे कि हमारे किसान भाइयों को ये बताएं आप कि जब तापमान बढ़ता है तो फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब टेम्परेचर एकदम से जी। बढ़ेगा हाँ। तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हमारी फसलों पर आएगा। जी सर, मुझे आपकी बात यहीं पर रोकनी पड़ेगी क्योंकि हमसे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, तो सर हम उनसे जुड़ जाते हैं। जी हेलो हेलो मैडम, नमस्कार। हाँ, नमस्कार भैया, राम राम। कृपया अपना राम परिचय जी। दें। मैं साहेब कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम सामरबो, तहसील पिछवा, जिला छिंदवाड़ा से। जी। तो आपका प्रश्न क्या है? डॉक्टर साहब आपका प्रश्न सुन रहे हैं। जी बताएं। अभी क्या हुआ है, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जी। इसकी वजह से हम लोग सोयाबीन नहीं बो पाए। तो क्या हम सोयाबीन अभी बो सकते हैं? बस यही प्रश्न पूछना था। जी बिल्कुल, अभी समय निकला नहीं है। हम सोयाबीन की बोनी अभी भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी जो मानसून के रुझान है तो उस हिसाब से बारिश अभी अगले 3 दिन मतलब कम है, बहुत नहीं है नहीं कह पाएंगे, पर बारिश कम है तो ये मान के चलते कि आपको बोने के लिए बतर मिलेगी कल से परसों की स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा खाद और बीज की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ेगी। 25% खाद एवं बीज की मात्रा बढ़ा के हम बोनी कर सकते हैं। जहाँ हम लोग 30 से 35 किलो पर प्रति एकड़ सोयाबीन बोते थे तो इससे में 40 से 45 किलो प्रति एकड़ आपको सोयाबीन की बोनी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको खाद की मात्रा भी थोड़ी सी उसमें बढ़ानी होगी। जी। और ये ध्यान रखें कि जब तक पर्याप्त मतलब बतर अच्छी ना हो तो आप सोयाबीन की बोनी अभी ना करें। जी। तो सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे
किसान भाइयों को। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे, तापमान बढ़ता है तो फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जी जी, जैसे ही तापमान बढ़ता है जी जी, तो ये देखा गया है कि उसकी वृद्धि और विकास दोनों पर प्रतिकूल इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उसको विकास के लिए ज़्यादा समय मिलता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रकृति ने, चाहे फसल हो या जीव जंतु है, मनुष्य हो, अपने विवेक को, अपने औचित्य को बचाने के लिए अलग अलग कलाएं दी हैं। तो जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो फसल में एकदम फोर्स मैच्योरिटी आ जाती है। जी जी, तो फोर्स मैच्योरिटी आने के कारण उसकी जो वनस्पतिक वृद्धि वाली अवस्था होती है, जो वेजिटेटिव होती है, वो फेस कम हो जाता है और कमर्शियल फेस बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उत्पादन में कमी आ जाती है। सर हमें अपनी बात फिर से रोकनी पड़ेगी क्योंकि हमसे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। जी, हेलो 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 मैम, नमस्कार। जी नमस्कार भैया, राम राम। राम राम मैम, और डॉक्टर साहब को मेरी ओर से राम राम। जी राम जी, राम भैया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम न्यूटन सिटी नंबर 11 से देवी सुंदर गुप्ता बात कर रहे हैं। जी जी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछिए। मेरा ये प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि मतलब ये मौसम की बेरुखी है, वो होती है, कभी मतलब सूखा पड़ने लगता है, कभी अच्छी बारिश हो जाती है। तो ऐसे समय में हम फसलों के ऊपर क्या विशेष ध्यान दें? और दूसरा सवाल ये था मेरा कि अल नीनो को हम देहाती भाषा में कैसे समझें, और देहाती भाषा में हमको समझाइएगा। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ। इससे पहला आपने पशुओं के विषय में थोड़ी सी चिंता जाहिर की है। तो जैसे हमारी वनस्पतियों पर अंतर आएगा, वैसे ही मानसून के अस्त व्यस्त होने से पशुओं पर भी थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है, तो विशेष रूप से हमको ये ध्यान रखना है कि पशुओं को वेल एरेटेड, मतलब बहुत ही हवादार और छायादार स्थान पर हमें बांधना है। अभी जैसे जब हमारे पास अलर्ट आते हैं, जब तेज़ बारिश की संभावना, तो पशुओं को बिल्कुल भी हमें चारागाह में चढ़ने के लिए नहीं छोड़ना है, उसे घर पर ही बांधें। और पशुओं के भोजन का, उसका विशेष ध्यान रखना है कि उसका पशु आहार जो है वो गीला ना हो एकदम। तो बहुत ज़्यादा गीला होगा तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। और जो अभी एकदम हरा चारा हमको एक साथ नहीं देना है, साथ ही साथ हरे के साथ साथ सूखे चारे का भी हमको सम्मिलन करना है। और जितने भी पशु हैं उन्हें हमें डीवर्मिंग ज़रूर करनी है ऐसी स्थिति में। और जो छोटे बछड़े हैं उनको तो विशेष रूप से आपको डीवर्म ज़रूर करना है। इस समय किलनियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप या तो जो इंजेक्शंस आते हैं आइवरमेक्टिन के, वो लगा सकते हैं। आजकल कुछ सायरप्स भी आ गए, तो आप वेटनरी डॉक्टर साहब से अपनी चर्चा करके, जो छोटे बछड़े हैं इस समय किलनी के प्रकोप कारण उनकी मृत्यु बहुत होती है, क्योंकि बड़ा उनका ब्रीडिंग टाइम होता है किलनियों का। तो इस समय किलनी बहुत लगती है पशुओं में, तो आप उसमें आइवरमेक्टिन का है तो उसको 1 ml पशु के भार के हिसाब से इंजेक्शन लगा सकते हैं। या फिर कुछ सायरप आते हैं जो आपके वेटनरी जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके इनके लिए किलनी, पिस्सू, टिकली के लिए इंजेक्शन के साथ साथ दवाई भी पिला सकते हैं उसको। जी सर, मेरा एक सवाल ये था जी कि ये जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जी, तो ये कितनी सही बैठती है? देखिए जी, मौसम विभाग से 3 प्रकार से जनरली भविष्यवाणी की जाती है। एक होती है दीर्घ अवधि पूर्वानुमान, एक होता है मध्यावधि पूर्वानुमान, और एक होता है अल्पावधि पूर्वानुमान। जो अल्पावधि पूर्वानुमान होता है, इसकी सटीकता लगभग 80 से ज़्यादा होती है, 80% से ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अल्प अवधि के लिए होता है। ये 4 घंटे से लेकर 24 घंटे के लिए होता है। सब बीच में अलर्ट्स आते हैं आपके पास, ये लगभग 80% से ज़्यादा सटीक बैठते हैं। इसके साथ जो मध्यावधि पूर्वानुमान होता है, जो लगभग 1 दिन से लेकर 15 दिन का होता है। जनरली हम 5 दिन का मध्यावधि पूर्वानुमान हमारे यहाँ से रिलीज़ करते हैं। तो इसकी जो एक्यूरेसी है लगभग 70% से ज़्यादा आती है। ये भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल का होता है। परंतु जो हमारा दीर्घावधि पूर्वानुमान होता है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, लगभग 50 से 60%। उसका कारण ये होता है चूँकि ये एक बहुत बड़े एरिया के लिए होता है, साथ ही साथ बहुत लंबे समय के लिए होता है। जो रेनफॉल कंडीशन में माने या बारिश की माने, तो हम देखते हैं कि एक मोहल्ले में बारिश होती है, दूसरे में नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम। जब हम पूरे ओवरऑल भारत की बात करते हैं, आप देखा होगा कि मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट में एक मौसम विभाग अपना पूर्वानुमान जारी करता है कि इस बार कितनी बारिश होने वाली है। वो पूरे ओवरऑल भारत के लिए होता है या पूरे मध्य प्रदेश के लिए होता है। जब हमारे मोहल्ले में ही हमें अलग अलग बारिश मिलती है, तो फिर तो एरिया में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसका सटीकता थोड़ी कम होती है। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से मिल गया होगा। तो चलिए डॉक्टर साहब, हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। जी जी, जारी रखते हैं।
तो जैसे कि हम आपसे अभी भी तापमान बढ़ता है इस बारे में बात कर रहे थे। जी जी, तो जैसे चलिए कि बताइए। तापमान बढ़ता है तो हमने बताया था कि फोर्स मेच्योरिटी आ जाती है, जी, मतलब जी। जल्दी फसलें अपनी पकने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब फसल जल्दी पकती है तो उसका उत्पादन एकदम कम हो जाता है। जी, तो उत्पादन घट जाएगा आपका जी उसमें। जी जी सर, हमसे फिर से अगले कॉलर जुड़ना चाहते हैं तो हम इनसे जुड़ जाते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो भैया, राम राम भैया। कहाँ से बोल रहे हैं राम आप? राम। मैं सुरेश पटेल बोल रहा हूँ पिपरिया से। जी जी। तो हेलो। आप, हाँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका प्रश्न सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार भैया। साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे एक दो वर्षों से हम देख रहे हैं कि जैसे अभी ज्यादा पानी की अधिकता होगी, लगातार पानी गिर रहा है हम्म। और बीच में उसके बाद में ऐसा होता है कि लंबी अवधि के लिए पानी उड़ जाता है और मतलब नहीं आता है। तो उस स्थिति में क्या इस बार भी ऐसी स्थिति है, और अगर है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए अभी से? जी जी, बिल्कुल आपने जो प्रश्न किया ये बिल्कुल वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो एकदम सटीक प्रश्न बैठता है। क्योंकि जब अल नीनो कंडीशन निर्मित होती है तो इस प्रकार के हमें एक ड्राई स्पेल या ओवर रेन, मतलब ड्राई स्पेल यानी सूखे का जो एक स्पेल होता है कि सूखा लंबे समय के लिए, और या तो एकदम बारिश होगी तो खूब ज़्यादा होगी, और जब सूखा होगा तो कहीं 10-15 दिन के लिए बारिश ही उड़ जाए। तो ऐसी स्थिति अभी हमें देखने मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें बुआई की तकनीक और दूसरा वैरायटी, इनका चयन बहुत अच्छे से करना है। जैसे जो हम रेस्ड बेड या रिज फरो तकनीक का उपयोग करते हैं, इसके दो फ़ायदे होते हैं हमें। पहला फ़ायदा होता है कि जब ओवर रेन होता है या बारिश ज़्यादा होती है तो ये जो नालियाँ होती हैं जल निकासी का कार्य करती हैं। लेकिन वहीं जब ये बारिश कम होती है तो ऐसी स्थिति में ये जो नालियाँ हैं ये हमारे लिए क्या का काम करती हैं, जल भराव का। उनको नालियों को बंद कर देते हैं तो उससे क्या स्थिति होती है कि जल का मतलब पर्कुलेशन अच्छा होता है मिट्टी में, जल संधारण का कार्य ये नालियाँ हमारे लिए करती हैं। तो हम बुआई की तकनीक और दूसरा वैरायटी, जो प्रजातियां हैं जो जलवायु अनुकूल प्रजातियों का प्रयोग करते हुए हम इसका यदि उपयोग करेंगे तो हम निश्चित मान लीजिए कि अच्छा उत्पादन किसान भाई हमारे ले पाएंगे विपरीत परिस्थिति में भी। हाँ, तो किसान भैया, आपको आपके सवाल का बहुत अच्छे से जवाब मिल गया। सर, हमारे अगले कॉलर हमसे फिर जुड़ रहे हैं, हम इनसे जुड़ जाते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो जी भैया, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। हाँ 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 मैडम, हम नमस्कार। जी जी भैया नमस्कार। हम चावल पानी से बात कर रहे हैं मैडम। जी जी उमेश चावल, पाल। हाँ जी जी जी। तो भैया आप, हाँ जी, तो आप डॉक्टर साहब को हमारी ओर से नमस्कार। जी जी नमस्कार भैया। तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये था कि अभी वर्तमान में हम मतलब खेतों में फसल वगैरह तो लगा रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और तापमान लगातार बढ़ रहा है। हम पेपर और टीवी वगैरह में, अखबार में न्यूज देखते हैं। जी जी। तो हम अपने खेतों में ऐसे कौन से पौधे अभी लगा सकते हैं या कौन से पेड़ हम ऐसा तैयार कर सकते हैं जिससे एक तो कहना चाहिए किसानों को भी फायदा हो और वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए मतलब सहायक हो। ऐसा कुछ सजेशन आप रेडियो के माध्यम से दें तो हम जो किसान वर्ग है और जो जंगलों में रहता है वो कम से कम लाभान्वित हो। जी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, पहली प्राथमिकता तो हमारी होनी चाहिए पौधे लगाना। हम जब जलवायु परिवर्तन से लड़ने की बात करते हैं तो पहली प्राथमिकता है हमारी पौधे लगाना। हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते कि आप एक साथ 100, 200, 500 लगाइए। हम कहते 2 पौधे लगाइए, पर जिन्हें आप पाल पोस सके, जिनका आप देख रेख कर सके, ऐसे पौधे आप लगाइए। फिर जब पौधे लगाने की बात आती है तो हम सोचते हैं कुछ क्यों ना कुछ थोड़ा सा हमें उससे अर्निंग भी मिले, हमारा फ़ायदा भी हो सके। तो ऐसी स्थिति हम सजेस्ट करेंगे आप एक डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हमें करनी है। एक फसल के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, हमें फसल विविधीकरण की ओर जाना है। हमें अपनी फसलों के साथ साथ हमें कुछ मात्रा में सब्जी का भी खेती करनी है। दूसरी, इसके साथ फलोत्पादन भी लेना है। तो हम फलोत्पादन के लिए चाहें तो आप खेतों में, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा आम का एक बहुत अच्छा है, आम, नींबू, और आपके इधर देखा जाए यदि चावल पानी इस साइड पे अभी काजू प्लांटेशन का बड़ा अच्छा उधर है।
एक वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो कुछ ऐसे पौधे जो काष्ठीय पौधे हैं, मतलब जिनकी हम लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बाड़ लगाने के लिए। यदि आपके यहाँ जंगल वाला एरिया है, चूँकि चावल पानी का उधर का एरिया थोड़ा सा वैसा है, तो आप वहाँ पे बाड़ लगाने के लिए किनारों पे करोंदा और अंदर की ओर आप उसमें जो अभी आपका लाल चंदन आ रहा है वो लगा सकते हैं। यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी उसको लगा सकते हैं। और महोगनी का भी काफ़ी अभी है, तो आप एक कुछ मात्रा में प्लांटेशन क्रॉप्स मतलब आप जो फॉरेस्ट क्रॉप है वो लगा सकते हैं। साथ ही साथ फल वाली लगा सकते हैं। और इनके अंदर आप चाहें तो सब्जी की खेती भी कर सकते हैं, जैसे हल्दी, अदरक। ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें छाया की आवश्यकता होती है, हमें अलग से उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हम जब तक हमारे ये प्लांट जो हैं ये अपने व्यावसायिक स्तर पर नहीं आएंगे, तब तक हम नीचे उसमें सब्जियों की खेती, जैसे हल्दी, अदरक, घुइया, इस प्रकार से सब्जी खेती हम उसके नीचे कर सकते हैं। तो हमें उससे उत्पादन भी प्राप्त होगा, पर्यावरण संरक्षण भी होगा और हमारी आय भी बढ़ेगी। जी, तो अनाज के साथ साथ हम थोड़ा सा पशुपालन, सब्जी की खेती और फलोत्पादन, यदि हम डाइवर्सिफाइड ऐसे चलेंगे तो हम निश्चित मात्रा में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपनी आय को भी दुगना करेंगे। जी, तो चलिए डॉक्टर साहब, हम अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हम आपसे बढ़ते तापमान में ही बात कर रहे थे, तो चलिए अपनी बात को हम जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि जब जैसे तापमान बढ़ता है तो एकदम फोर्स मैच्योरिटी आके फसल जल्दी पक जाती है। तो जो एक फसल को जो एक पर्याप्त अपनी ग्रोथ करने के लिए समय होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हमारा उत्पादन कम हो जाता है। जी, तो नुकसान निश्चित हो जाता है। बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया हमारे किसान भाइयों को। चलिए हम अगला प्रश्न पूछती हूँ मैं आपसे सर। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जलवायु में या मौसम परिवर्तन जब हो जाता है तो फसलों में कीट व रोगों से फसल को बहुत नुकसान हो जाता है। जी जी जी। तो ऐसे में हमारे किसान भाई को क्या उपाय करना चाहिए? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है तो उसका कई बार बहुत मतलब एडवर्स इफेक्ट हमारी फसलों पर देखने मिलता है। जिससे कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, बीमारी बढ़ जाती है। जी सर, हमको अपनी बात यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि हमसे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी भैया, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, दिनेश कुमार निवासी, मुकाम जीगावानी, पोस्ट सोनपुर, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। यानी आप हमारे नियमित श्रोता हैं। तो भैया आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, मेरा ये प्रश्न था मैम कि हम लोग खेत में गोबर खाद डाले थे। हेलो जी जी, बोलते आप प्रश्न सुन रहे हैं, बताइए आप। और हम उसमें यूरिया नहीं डालना चाह रहे हैं, तो उसमें और दूसरा जैविक खाद कौन सा मिल सकता है? जी जी, बड़ा अच्छा, बिल्कुल वर्तमान परिदृश्य में आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है कि आप गोबर खाद यदि यूज़ कर रहे हैं तो आपको केमिकल नहीं करना चाह रहे, बड़ा अच्छा है। आजकल जैविक खेती का ही बहुत चलन है और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां और ये आ रही हैं, यदि आप जैविक की ओर जाते हैं, गोबर खाद की ओर जाते हैं, तो आप निश्चित एक अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी इनकम को भी बिना लागत को कम करते हुए इनकम को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप जैसे गोबर खाद यूज़ कर रहे हैं, गोबर खाद के अलावा भी आपको लगता है कि यार अभी भी कुछ हमारे यहाँ कमी है, तो आप उसमें बीजामृत या जीवामृत जो बनता है, जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं प्राकृतिक खेती के तहत। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक 200 लीटर का ड्रम लेना है, जो आपकी प्लास्टिक का ड्रम, ये ध्यान रखें लोहे का ड्रम नहीं लेना, आपको प्लास्टिक का ड्रम लेना है, ठीक, या कोई भी धातु का ड्रम ना लेके हमको प्लास्टिक का मोटा वाला ड्रम आता है वो लेना है 200 लीटर का। 200 लीटर के ड्रम में हमको पानी लेना है, 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, उसमें 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़, ये डाल के पानी डाल देना है। और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो होता है वो लगभग 2-3 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी इस ड्रम में डाल के और पानी भर के इसको हमें एक क्लॉकवाइज, जो जैसे घड़ी की जो चलने की वो होती है ना दिशा, वैसे हमें इसे 10 दिन तक रोज़ घुमाना है और रख देना है। 8 से 10 दिन में आपका ये जीवामृत बन के तैयार हो जाता है। इसको आप फसलों पर सीधे डाल सकते हैं, तो इससे आपका जो अतिरिक्त खाद का आप चाह रहे हैं ऑप्शन, वो आपका पूरा हो जाता है। तो आप बिना केमिकल खाद का उपयोग करते हुए भी बड़ी अच्छी प्राकृतिक और जैविक खेती इससे कर सकते हैं। पर हाँ, इसके लिए आपके पास कम से कम एक देशी गाय अवश्य होना चाहिए। जी, तो चलिए डॉक्टर साहब, हम अपनी बात को फिर आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे बात कर रहे थे मौसम परिवर्तन में कीट और रोगों से फसलों को नुकसान। जी जी, जैसे ही अपन चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा या मौसम एकदम परिवर्तन आएगा तो कई प्रकार की कीट ऐसे होती हैं जिन्हें एक बार फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, जी। तो उनकी संख्या एकदम आपकी इसमें बढ़ेगी।
तो आपको लगातार ऐसी स्थिति में खेतों का भ्रमण करना होगा और लगातार मॉनिटरिंग आपको जो है निश्चित तौर पर करनी होगी कि आप निश्चित ध्यान देते रहें। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत भी इन्फेस्टेशन दिखता है या थोड़े तुरंत आपको उसके बचाव के उपाय करने होंगे। जी 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 बहुत ही आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। सर हमसे फिर से जुड़ रहे हैं कॉलर। जी हेलो 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 जी। हाँ हेलो जी भैया, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ वैदाबाद तहसील कुराई जिला सींधी से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। लौकी ढक्के में लगाना है कि नीचे वाली लगा देगी? जी आप सिंधी से बोल रहे हैं? हेलो लौकी लगाना है, लौकी ढक्के में लगाए कि अच्छा। नीचे लगाए? नीचे वाली। जी जी बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है भैया। देखिए बारिश के दिन में यदि आप लौकी लगा रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि लौकी आप स्टेकिंग वाली या ढक्के वाली, जो आपकी भाषा में ढक्के वाली लौकी लगाएं, क्योंकि इस समय जब बारिश के समय पे चूँकि नीचे नमी ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में ज़मीन में जो कीड़े होते हैं उनका लौकी में बड़ा इफेक्ट आता है। तो इन दिनों हम आपको सजेस्ट करेंगे आप ढक्के वाली लौकी लगाएं। ज़मीन की प्लेन लौकी लगाएंगे तो नीचे गलन की समस्या खूब आती है पानी के कारण। तो अभी आप ढक्के वाली लौकी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। जी हेलो जी सर, तो हम अपनी बात को फिर से आगे कंटिन्यू रखते हैं। सर आप जैसे कि हमको बता रहे थे मौसम परिवर्तन में कीट और रोगों से फसल को नुकसान, तो अपनी बात को हम जारी रखते हैं। वो था कि मौसम एकदम चेंज होता है तो उनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है कई बार कीटों की। तो हम लगातार उसके लिए हमें मॉनिटरिंग करनी होगी, लगातार किसान खेतों का भ्रमण करना होगा और जैसे भी थोड़ा बहुत भी हमें उसके प्रकोप दिखाई देता है तो उसके मतलब तुरंत ही जो अर्ली स्टेज में यदि हम कोई उपाय सुझाते हैं, नियंत्रण उपाय करते हैं तो हमें जल्दी सफलता मिलती है। वही यदि जब रोग या कीट बढ़ जाएगा उस समय यदि हम नियंत्रण उपाय करते हैं तो हमें अनावश्यक लागत बढ़ती है हमारी और कीट पतंगों के लिए कीटनाशी और फफूंदनाशी का खर्चा बढ़ जाता है। जी सर और मेरा अगला सवाल है आपसे, जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून जैसी कठिन चुनौतियों से हमारे किसान भाइयों को कैसे निपटना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी जी बिल्कुल। आज जैसे हम बात करेंगे ये तो निश्चित मानिए कि हमारे भविष्य की परेशानियां हैं। जी जी सर अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हाँ सर सर हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। जी जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून जैसी कठिन चुनौतियों से हमारे किसान भाई कैसे निपट सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इस समय जो है जलवायु परिवर्तन ये मान लीजिए कि हमारे लिए अगली एक कृषि के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, जैसे पहले एक था कि लटर पटर बोए किसान, जिसका पक गया उसी का सियान, अब ऐसा नहीं है। अब समझदारी से बोए किसान और अच्छा उत्पादन ले वही समझदार किसान। जी जी तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकनीक और हमारा ट्रेडिशन जो है दोनों को सम्मिलित रूप से करके कृषि करनी होगी। जो नई नई तकनीक आ रही हैं, जैसे बुआई की नई तकनीक है, जैसे अब बेसिक देखा जाए मक्का मेज हम जब शुरुआत किए थे तो मक्का हम लोग वैसे प्लेन में बोते थे, आज मक्के में कितने प्रकार का चेंज आ गया है। सोयाबीन में हम पीछे क्यों हुए? क्योंकि हमने समय के साथ सोयाबीन की बोनी पद्धति को परिवर्तित नहीं किया। पर इस बार काफ़ी चेंज आ रहा है, किसान सोयाबीन की बोनी की पद्धति भी चेंज कर रहा है। तो बदलते मौसम के साथ साथ हम कृषि की तकनीकियों को भी बदलना होगा। नई तकनीक और नए बीज का प्रयोग करते हुए जो जलवायु अनुकूल कृषि के हिसाब से जो वैरायटीज़ हैं, जो प्रजातियां हैं, उनका उपयोग करते हुए, जैसे इस साल की स्थिति को तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन की, जैसे पता चला भाई मानसून कम है इस बार, तो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन की न बो के, मतलब लंबी अवधि की फसल न बो के छोटे अवधि की फसल बोना चाहिए। कि यदि मानसून मान लीजिए ब्रेक हो जाता है, जल्दी वापस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें नुकसान की संभावना कम हो जाती है। जी 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 तो हम यदि तकनीक और विज्ञान दोनों को अपनाकर कार्य करेंगे, जो हम ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ तकनीक और विज्ञान को भी अपनाएंगे, तो हम बदलते मौसम के परिदृश्य में भी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे फसलों से। बहुत ही अच्छा आप बताएं आपने तकनीकी और विज्ञान का समावेश। जी जी बहुत ही अच्छा था। तो सर मेरा अगला सवाल है, इस समय बारिश का समय चल रहा है जैसे कि हम जानते हैं, और ऐसे में बिजली गिरने का खतरा भी बहुत होता है। तो आप इस बारे में हमारे श्रोताओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा इस बारे में हमारे ध्यान आकर्षित कीजिए हमारे किसान भाइयों के लिए। जी जी मैडम, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी जी कई बार हम बड़ा सुनने में आता है, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में आता है कि आज फलानी जगह बिजली गिरी, कुछ हमारे पशुधन उसमें मर गया। कई बार स्थिति आती है कि हमारे किसानों के ऊपर भी परेशानी आ जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है। मतलब धन तक तो हम सहन कर सकते हैं, कई बार हमारे किसान भाइयों की भी डेथ बिजली गिरने से हो जाती है। तो एक बड़ा सुनने में मतलब हृदय विदारक हमें लगता है कि यार किसान खेत गया था, बिजली गिर गई और किसान नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हम जहाँ जाने वाले कोई हमें पहले बता दे भाई यहाँ मत जाइए, बिजली गिरने वाली है,
तो क्या संभव है ऐसा? बिल्कुल सही बोले आप। विज्ञान के युग में मैडम बिल्कुल, जब हम आपको 1 साल 6 महीने पहले बता सकते क्या बारिश होने वाली, कैसा मानसून, हम ये भी बता सकते कि भाई उस एरिया में बिजली गिरने वाली है। तो इस स्थिति में हमारे भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक दामिनी ऐप डाउनलोड किया गया है, मतलब डाउनलोड ऐप डेवलप किया गया है। इसमें क्या होता है कि दामिनी ऐप जब मोबाइल पे आप डाउनलोड करते हैं तो आपसे जीपीएस के उस पर आपके काम करता है। वो आपके गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, दामिनी बिजली की जानकारी। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको जिस परिधि आप जहाँ खड़े हुए हैं इससे लेके 40 किलोमीटर की रेंज तक यदि कहीं भी वज्रपात होने की संभावना है, बिजली गिरने की संभावना है, तो ये ऐप आपको पहले अलर्ट कर देता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप जैसे देखेंगे इसमें 3 प्रकार से 7 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट, इसके आधार पर 2 रेडियस आपको दिखते हैं, आपके 20 किलोमीटर की रेंज में और आपके 40 किलोमीटर रेंज में। यदि कहीं भी बिजली गिरने की या वज्रपात या झंझावात होने की संभावना है तो आपको रेड अलर्ट कर देता है। उसमें जैसे आप ऐप खोल के देखें तो वो रेड दिखेगा, ये आपकी लाइव लोकेशन पर काम करता है। आपसे लेके 40 किलोमीटर की परिधि पर यदि कहीं भी बिजली गिरने वाली तो आपको रेड अलर्ट दे देता है वो। यदि ऐसी स्थिति हमको मिलती है कि भाई वहाँ तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, पहला तो हो गया ये कंडीशन। अब कभी ये कंडीशन है कि हम खेत में हैं मान लीजिए, जी, ऐसी स्थिति में यदि हमें पता चल जाए कि बिजली गिरने वाली, तब क्या करें? तब सबसे पहले क्या होता है कि जैसे बारिश चालू होती है किसान सबसे पहले दौड़ के कहाँ जाते हैं? पेड़ पौधों के किनारे। हाँ। लेकिन क्या होता है कि हम बिल्कुल इस चीज़ से बचना है। जब भी यदि बहुत तेज बारिश हो, बिजली कड़क रही, हमें पेड़ पौधों से दूर हो जाना है, क्योंकि बिजली प्लस चार्ज होती है, वो अर्थ के कारण सीधे पेड़ पौधों पर आती है। तो अक्सर आपने सुना हो कभी प्लेन लैंड पे बिजली नहीं गिरती, समभूमि पर बिजली कहाँ गिरती है? तो किसी बिल्डिंग पर या किसी पेड़ पौधे के ऊपर ही गिरती है। तो पहला हमारा सबसे होना चाहिए कि हम उस चीज़ से बचना है हमको। जैसे यदि लगता है कि भाई बिजली यहाँ गिरने की संभावना है, बहुत ज़्यादा कड़क रही, तो आप पेड़ पौधों से दूर, आप खेत में रहेंगे भीगेंगे, परंतु यदि बिजली गिरती है तो आप परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले पेड़ पौधों से दूर हो जाएं, दूसरा पहाड़ियों से दूर हो जाएं, तीसरा यदि आपके आसपास कहीं बिजली के तार गए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आप उन खंभों से भी दूर हो जाएं। यदि कहीं ऐसी समस्या थी तो बिजली खंभों से दूर हो जाइए एकदम। तो छोटी छोटी सावधानी आपको रखनी होगी बिजली की कंडीशन में। डॉक्टर साहब, जैसे कि मोबाइल का ही समय है और अभी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, हम अपनी बात को हम आगे रखेंगे जारी। जी। हेलो जी भैया, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैडम जी, हम जयगढ़वा अमरवाड़ा से बोल रहे हैं, राम कुमार वर्मा। जी भैया। से पूछना चाहता हूँ कि हमारी बोनी हो गई है लेकिन बारिश लगातार हो रही है तो बतर नहीं मिल रही है। जी। तो ऐसे में क्या करें कि हमारी फसल बच जाए? जी भैया, डॉक्टर साहब आपका प्रश्न सुन रहे हैं। जी, कौन सी फसल लगाए हैं आप? मक्का लगाए हैं सर। मक्का लगाए तो प्लेन लैंड में है या फिर आपने नाली पद्धति से लगाए हैं, मेड़ नाली पद्धति से? जी, समझ में नहीं आई। जो 2 प्रकार से होती है, तो एक समतल बोनी करते हैं हम, जो पहले करते थे, या आजकल नाली बना के ऐसा मेड़ों के ऊपर बोनी होती है? नहीं, समतल बोनी। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया भाई। जैसे 2 कंडीशन होती हैं मक्के में, हमें तो समतल बोनी करते हैं या मेड़ नाली पद्धति। तो मेड़ नाली पद्धति में इससे ज़्यादा बारिश का बहुत इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यदि पानी रुक रहा है और समतल बोनी है तो आपको जल निकासी की भी विशेष रूप से व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि ऐसा आपको लगता है कि जल निकासी की व्यवस्था ही नहीं हो पाती तो आपको बीच में से गहरी नाली बनानी होगी। खेत के जो भी ढाल की दिशा में एक गहरी नाली बना दीजिए, तो जो ऊपर खेतों का मिट्टी का पानी वो निथर के कहाँ जाएगा, एकदम पर्कुलेट होकर आपकी नाली में जाएगा और नाली की से बाहर हो जाएगा। पर यदि आप जल निकासी की उचित व्यवस्था हम नहीं करेंगे तो आप कोई भी दवा डाल लीजिए, कोई भी केमिकल डाल लीजिए, खाद डाल लीजिए, आप मतलब नहीं कर पाएंगे उसको। इसलिए आपको उसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी ही होगी। जी। तो भैया, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिज्ञासा का समाधान निश्चित ही आपको मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, हम अपनी बात को जारी रखते हैं। और जैसे कि हम आपसे पूछ रहे थे कि मोबाइल का समय चल रहा है इस समय, और सबके पास तो मोबाइल रहता ही है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को और सभी श्रोताओं को मौसम की जो सटीक जानकारी होती है, बिल्कुल सही जानकारी, वो उन्हें कैसे मिलेगी? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न मैडम आपने किया है। जैसे मौसम की जानकारी, क्योंकि बहुत सारे ऐप हैं, सब जानकारी देते हैं, पर किसान परेशान होता है कि कितनी बारिश होगी, क्या होगी, ये कोई ऐप नहीं बताता। ये सिर्फ हमारा भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो IMD के जो ऐप हैं मौसम विज्ञान विभाग के, वही आपको मौसम की सटीक जानकारी देते हैं। साथ ही साथ आपके मौसम कितनी बारिश होगी उसकी संख्या भी बताते हैं। आंकड़ा भी ये हर ऐप नहीं बताता है। तो आप इसके लिए एक मेघदूत ऐप है हमारा, मेघदूत या मौसम,
ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा डेवलप किए गए ऐप हैं। मेघदूत या मौसम, इनको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपना मोबाइल नंबर से इसको रजिस्टर्ड कर लेना है। और जैसे ही आप उसमें आपको भाषा पूछता है कि आप अपनी हिंदी में चाहते हैं, अंग्रेजी में, तो आप उसको भाषा को सेलेक्ट करके, और इससे आपको अगले दिन 5 दिन की मौसम की जानकारी, साथ ही साथ हमारे द्वारा जो एग्रो एडवाइजरी जारी की जाती है हर मंगलवार शुक्रवार, उसकी जानकारी भी आपको आपके मेघदूत ऐप पर मिल जाती है। जी जी सर जी। और सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि सर कृषि मौसम के संबंध में क्या सलाह देंगे आप हमारे किसान भाइयों को? कृषि मौसम के संबंध में सलाह। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है मैडम। कृषि मौसम के लिए सबसे बेस्ट सलाह आपके लिए कि सबसे पहले तो आप जुड़े रहें जी आपस में। किसानों को जो कृषि विज्ञान केंद्र से, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से, जो आपकी कृषि विस्तार अधिकारी हैं, इनसे आप लगातार जुड़े रहिए और समय समय पर उनके द्वारा दी जाने वाली गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करते रहिए। जी सर। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपका किसान भाइयों के प्रति क्या संदेश है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ये है कि आप किसान भाइयों के लिए अंतिम मेरा यही संदेश होगा कि आप समय के साथ अपनी खेती को और तकनीक को बदलते रहिए, तो आप फसल अच्छी ले पाएंगे। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। और सर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने अपना बहुमूल्य हमारे किसान भाइयों को दिया। और बातों ही बातों में देखिए ना कि डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव में हम पहुँच गए और आपसे मिल रही इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों को रोकने का हमारा मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन हम क्या करें, वक्त की सुई तो हमें इशारा कर रही है। श्रोताओं, आज के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में हमारा विषय था वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून एवं मौसमी बदलावों का कृषि पर असर। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव, जिला छिंदवाड़ा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना तकनीकी अधिकारी डॉक्टर संत कुमार शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे आकाशवाणी परिवार को दिया, इसके लिए तो हम सभी और हमारा आकाशवाणी परिवार, किसानवाणी परिवार आपको धन्यवाद करता है। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज के हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का संयोजन था दीपंकर तिवारी और अमोल शेंडे का। तकनीकी सहयोगी थे DS भलावी और राधेश श्याम पवार, और प्रस्तुति सहयोगी थे कुलदीप आखरे और अनिल सनुडिया। किसान भाइयों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपकी हर समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे से करें, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपको, हमारे किसान भाइयों को, हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद भी आई होगी। और हम इसी उम्मीद के बाद कि आपसे दोबारा फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ हमारा वक्त भी हो गया है आपसे विदा लेने का। तो मैं स्वाति जैन कहती हूँ आपसे राम राम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।